कैसे किया है और जो गलती प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की थी यूरोप के लीडर्स ने वो कैसे कर ली है। इसके साथ ही चाइना के विदेश मंत्री को जयशंकर सर ने कौन सा रिप्लाई दिया है जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। फलस्तीन ने भारत के लोगों की सहानुभूति के लिए क्या कदम उठाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स ने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट से पहले भारत सरकार के सामने क्या मांग रखी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए जो व्हाइट हाउस ने रिलीज की है। ये पिक्चर है ओवल ऑफिस की, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूरोपियन यूनियन और 8 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे बैठे हैं जैसे किसी कंपनी में बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग करता है। किसी भी एंगल से ये इक्वल रिस्पेक्ट नहीं लग रही है। पिक्चर में डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड समेत टोटल 8 वर्ल्ड लीडर्स लाइन में बैठ गए हैं। दरअसल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ साथ ये सभी लीडर्स भी पिछले कल व्हाइट हाउस आए थे और रशिया यूक्रेन पीस एग्रीमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएशंस के लिए इन्होंने भी मीटिंग में हिस्सा लिया था, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी रशिया का सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ओवल ऑफिस में जो मीटिंग हुई है इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के 8 वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए, जिनको ट्रंप के सामने अमेरिका ने इस तरह से बिठाया है जैसे ये सब कुछ जानबूझकर किया गया हो। अमेरिका इन सबको दिखाना चाहता है कि अगर आप सभी देश एक भी हो जाओ तब भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों देश तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इनको भी बाकी देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रंप ने लाइन में बिठा दिया था। अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पीस एग्रीमेंट की सारी चर्चा ओवल ऑफिस के अंदर ही हुई होगी। इसके बाद एक अलग से मीटिंग हुई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स एक बराबर सेम प्रोटोकॉल में टेबल के ऊपर बैठे थे और सबने आपस में चर्चा की। लेकिन इस मीटिंग से पहले ओवल ऑफिस वाला इंसिडेंट ये करके डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज पहले ही दे दिया था और इन सबको बता दिया था कि आप सब मेरी बराबरी नहीं कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इनको कैसे ट्रीट कर रहा है। टैरिफ्स के मामले में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर हाई टैरिफ लगाए हैं, सेम उसी तरह से ट्रंप ने पहले यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी हाई टैरिफ अनाउंस किए थे। लेकिन एट द एंड यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स के ऊपर ही ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और एक तरह से अमेरिका की बादशाहत के सामने घुटने टेक दिए। अब सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप भारत से चाहते थे। ऊपर ही ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और एक तरह से अमेरिका की बादशाहत के सामने घुटने टेक दिए। अब सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप भारत से चाहते थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को साथ में बिठाकर एक पिक्चर जारी करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद भारत ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के कहने के ऊपर हुआ है, और न ही भारत ने ट्रेड डील में एग्रीकल्चर और डेयरी के मुद्दे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, और न ही भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर एक्सेप्ट करके अमेरिका के साथ डील साइन की, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुश कर रहा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत से बदला ले रहा है। लेकिन भारत ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय चाइना और रशिया के रूप में अपने दूसरे ऑप्शंस को तलाश करना शुरू कर दिया है। एंड इस बीच गुड न्यूज ये आ रही है कि चाइना भी सामने से रेसिप्रोकेट कर रहा है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी बार बार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करके लूप में ले रहे हैं। पिछले कल भी पुतिन ने पिछले 10 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल की थी। कहने का मतलब है कि रशियंस भारत को इक्वल ट्रीट करते हुए सब कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं और लूप में रख रहे हैं। रिलेशंस में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों दिख रही है और पिछले 1 महीने में रिक यानी कि रशिया, भारत और चाइना के बीच जितनी भी मीटिंग्स और बैकएंड के ऊपर डिप्लोमेसी हुई है उतनी शायद पिछले 5 सालों में भी नहीं हुई होगी। पिछले कल जयशंकर सर ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के साथ बायलैटरल मुलाकात की और आज जयशंकर सर विदेश मंत्रालय का एक डेलीगेशन लेकर रशिया के लिए रवाना भी हो गए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 6000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टूडेंट वीजास को रिवोक करके, यानी कि स्टूडेंट वीजास को कैंसिल करके इन सबको अपने देश वापस भेज दिया है और इनमें बड़ी संख्या भारत के स्टूडेंट्स की भी है। दरअसल साल 2023 में अमेरिका ने टोटल जितने भी स्टूडेंट वीजा इशू किए थे उसमें 20% भारत के स्टूडेंट्स को दिए गए थे और पिछले साल 2024 में 29% यानी कि ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट वीजास भारतीयों को मिले थे। इसलिए ये जो 6000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजास रिवोक किए गए हैं इसमें इंडियंस का भी नंबर बड़ी संख्या में शामिल है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये तो नहीं बताया कि 6000 में से एग्जैक्टली कौन से देश के कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये जरूर बताया कि ये जो स्टूडेंट्स वीजा रिवोक किए गए हैं इनमें से कुछ के वीजास अमेरिका के कानून तोड़ने के लिए रिवोक किए गए हैं, वहीं पर कुछ के ओवरस्टे और कुछ के वीजास आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए भी रिवोक किए गए हैं। प्रोबेबली कुछ स्टूडेंट्स अमेरिका में फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे होंगे और अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे होंगे। इसलिए भी कई सारे स्टूडेंट्स के वीजास को रिवोक करके वापस उनको अपने देश भेज दिया है।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ताइवान और चाइना को लेकर। दरअसल पिछले कल जो जयशंकर सर और चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग हुई थी, उसमें चाइना ने आपत्ति जताई कि भारत ताइवान के साथ रिलेशंस को कुछ ज्यादा ही क्लोज कर रहा है और ताइवान को सपोर्ट दे रहा है। इसके ऊपर जयशंकर सर ने चाइनीज विदेश मंत्री को जवाब दिया कि भारत ने ताइवान के ऊपर अपनी पोजीशन को नहीं बदला है। जब आपका खुद का देश यानी कि मेनलैंड चाइना ही ताइवान के साथ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल टाइज को मजबूत कर रहा है, इन सारी फील्ड में आपने भी ताइवान के साथ टाइज मजबूत किए हुए हैं, फिर आप भारत को कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम ताइवान के साथ इस मुद्दों के ऊपर टाइज को ना रखें। भारत ने पॉइंट आउट किया कि हम भी ताइवान के साथ उन्हीं एरियाज में कॉपरेशन कर रहे हैं जिन एरियाज में चाइना कर रहा है, यानी कि भारत ताइवान के साथ अपने रिलेशंस को जारी रखेगा और जो मोमेंटम भारत और ताइवान के टाइज में आया है वो लूज नहीं होगा। इसके साथ ही जयशंकर सर और वांग यी की मीटिंग को लेकर चाइना के विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट और रीड आउट जारी किया था, उसके अंदर चाइना ने क्लेम किया है कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी के ऊपर प्रतिबद्धता जताते हुए ये माना है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, यानी कि ये चीज जयशंकर सर ने चाइनीज विदेश मंत्री से कही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इसके साथ ही आज चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी ने अजीत डोवाल सर के साथ भी मीटिंग की है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मीटिंग है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के कॉटन इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल अमेरिका की 50% टैरिफ्स का ह्यूज इंपैक्ट भारत की अपीयरल, गारमेंट्स, क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पड़ा है, जिसके लिए कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। ऐसे में भारत की सरकार ने डोमेस्टिक कंपनीज को एक बहुत ही बड़ी राहत देते हुए कॉटन के इंपोर्ट्स के ऊपर से 11% की इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, ताकि रॉ मटेरियल सस्ती कीमतों के ऊपर एक्वायर किया जा सके और कुछ टेम्परेरी समय के लिए भारत के मैन्युफैक्चरर्स को राहत मिले। भारत सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच भारत की सरकार कॉटन इंपोर्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेगी। सरकार के इस फैसले से डोमेस्टिक टेक्सटाइल कंपनीज काफी खुश है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मूव अमेरिका के सप्लायर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कॉटन सप्लाई अमेरिका से ही आती है। ऐसे में यूएस की कॉटन कंपनीज भी भारत सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फलस्तीन की भारत में एम्बेसी को लेकर। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि फलस्तीन की भारत में एम्बेसी ने एक फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गाजा के फोटोज लगाए गए और भारत के लोगों को दिखाया गया कि इजराइल ने गाजा के लोगों और खासकर गाजा के बच्चों की क्या कंडीशंस कर रखी हैं। फलस्तीन ने भारत के लोगों से गाजा के लोगों को सपोर्ट करने की मांग की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फास्टैग के एनुअल पास को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने जानकारी दी है कि पिछले 4 दिनों के अंदर ही 5 लाख कस्टमर्स ने फास्टैग के एनुअल पास को परचेज कर लिया है। ये 5 लाख कस्टमर्स पहले 4 दिन के अंदर ही आए हैं। सबसे ज्यादा एनुअल पास परचेज किए हैं तमिलनाडु स्टेट के लोगों ने, उसके बाद सेकंड के ऊपर कर्नाटका और थर्ड के ऊपर हरियाणा स्टेट से परचेज हुए हैं। 3000 रुपीज पर पास के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 लाख पास इशू करने से NHAI ने 150 करोड़ रुपीज अभी तक कलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रेलवेज ने एयरपोर्ट के कुछ रूल रेगुलेशंस अब रेलवे स्टेशंस के ऊपर इंप्लीमेंट करने का फैसला किया है। सबसे पहले तो एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशंस के ऊपर भी बोर्डिंग पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म के ऊपर तभी जाने दिया जाएगा जब वो अपने सामान की क्लियरेंस लेने के साथ साथ बोर्डिंग पास ले लेंगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले यात्रियों को अपने बैगेज, लगेज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी मशीन्स और इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन से पास करवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के साथ साथ अब यात्रियों के सामान के ऊपर एक वेट लिमिट लगाई जाएगी। एक टिकट के ऊपर एक तय वेट तक का सामान ले जाने की परमिशन दी जाएगी। अगर वेट कम होगा लेकिन सामान ज्यादा स्पेस कवर कर रहा होगा, उसका भी एडिशनल चार्ज होगा। बैगेज लिमिट्स की बात करें तो वो भी सभी टिकट्स के हिसाब से डिफरेंट होगा। AC फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को अप टू 70 kg का बैगेज अलाउ होगा। AC 2 टायर के कस्टमर्स को 50 kg, जबकि AC 3 टायर और स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को 40 kg से नीचे का बैगेज लेने की परमिशन होगी। वहीं पर जनरल क्लास ट्रैवलर्स को अप टू 35 kg का सामान लेने की परमिशन होगी। रेलवे स्टेशन के ऊपर एयरपोर्ट वाले रूल्स लागू करना तो चलो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या भारत के रेलवे स्टेशन की कंडीशन एयरपोर्ट्स जैसी है भी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। दरअसल ये न्यूज अनकन्फर्म सोर्सेज से आ रही है, लेकिन डिफेंस सर्कल्स में ये चर्चा काफी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस से भारतीय एयरफोर्स काफी ज्यादा खुश हो गई है और इतनी संतुष्ट हो गई है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट से पहले 90 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन करने की रिकमेंडेशन भेजी है। इंडियन एयरफोर्स ने मांग की है कि फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन की जाए और राफेल फाइटर जेट्स के F4 वेरिएंट परचेज किए जाएं। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि उनकी जो 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की साल 2007 की डिमांड थी, वो भी इसके कारण पूरी हो जाएगी। पहले के 36 राफेल फाइटर जेट्स और नए 90 यूनिट, टोटल बनता है 126 यूनिट।
यानी पहले राफेल फाइटर जेट्स का नया ऑर्डर प्लेस किया जाए, उसके बाद 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-30 या फिर सुखोई Su-57 के बारे में सोचा जाए। ये कहना है इंडियन एयरफोर्स का। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या और राफेल परचेज करने चाहिए या फिर 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित म्यांमार से। आपको याद होगा रिसेंटली म्यांमार की सेना ने मिलिट्री रूल को खत्म करने की घोषणा की थी। अब म्यांमार में अगले जनरल इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि म्यांमार में 28 दिसंबर से इलेक्शंस की शुरुआत होगी और पहले फेज की वोटिंग 28 दिसंबर से स्टार्ट होनी है और इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं। ऑंग सैन सू की, जिनकी सरकार का साल 2021 में जनरल मिन ऑंग हलैंग ने तख्ता पलट कर दिया था, उनकी पार्टी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। लेकिन बाकी की मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दी है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।